हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं पूर्वालोकन सीरीज़ में डे 5 का टारगेट। और डे 5 के टारगेट में है आज ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे अपने डे 5 के टारगेट में और इसे अच्छी तरह से पूर्वालोकन सीरीज़ से कंप्लीट करेंगे। और जितने भी शॉर्ट्स नोट्स पूर्वालोकन में दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके PYQ सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने टारगेट को और अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। PYQ सॉल्व करते समय मैं जब आपको कराती हूँ क्वेश्चंस, तो उसमें मैं ऑप्शन से रिलेटेड जितना भी या क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होता है वो सारा का सारा मैं उसी टाइम बार बार आपको रिवाइज़ कराती जाती हूँ, ताकि आपको टॉपिक के ख़त्म होते होते पूरा का पूरा ही सारा ये लर्न हो जाए। तो चलिए हम अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में थोड़ा सा ये सो रहा है। हाँ, अब ठीक है। चलिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रही है जैसा कि आपको पता है, तो टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना। ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। ये इंपॉर्टेंट है कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसने प्रारंभ किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया, तो 1793 में। तो भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू हुई थी 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कहाँ तक लागू थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में तथा यूपी के वाराणसी तक के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पूरे ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग का भूस्वामी घोषित किया गया और उन्हें भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो जब स्थायी भूमि बंदोबस्त और जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व में वसूली हेतु लागू की गई, तो आई कौन सी दूसरी व्यवस्था? तो दूसरी व्यवस्था आई रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। ये इंपॉर्टेंट है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे तथा सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया गया था। तत्पश्चात ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है में लागू की गई। इस प्रथा के अंतर्गत यानी कि रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत रैयतों की भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और प्रत्यक्ष रूप से या सीधे व्यक्तिगत रूप से वे स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। तो इसमें डायरेक्ट जो है ना भुगतान जो है आपको डायरेक्ट व्यक्तिगत रूप से करना होता था, करने के लिए उत्तरदायी थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने कृषक भूस्वामित्व की स्थापना करी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसकी स्थापना करी? तो कृषक भूस्वामित्व की स्थापना करी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 51% हिस्सा शामिल था। तो यहाँ हमें याद रखते हुए चलना है कि किस व्यवस्था में कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था। तो इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल था? 51% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी।
ठीक है, और लगान की दर भी काफ़ी ऊंची थी। तो दैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर बहुत ऊंची थी और वसूली बहुत इसकी कठोर तरीके से की जाती थी। अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था में। महालवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल यानी जागीर के एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इसके अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यह ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि, शाम, लात तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। ये पद्धति यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का इसमें कितना % हिस्सा शामिल था? 30% हिस्सा शामिल था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत के गृह शुल्कों से तात्पर्य क्या हो रहा है? औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों यानी कि होम चार्जेस से तात्पर्य इंग्लैंड में स्थित राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण, रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक और सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो वर्ष 1919 तक चलता था, और भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। तो इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग कब किया जाता था? आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। इसके तहत भारत में ब्रिटिश आयतों पर नाम मात्र का शुल्क या बिल्कुल भी नहीं शुल्क लगता था, जबकि भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। कितने चालाक थे अंग्रेज, ठीक है ना। भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। नेक्स्ट, धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में स्थानांतरण था। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। ये इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है। रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत पे बल दिया। उन्होंने अपने लेख इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये मत प्रकट किया था कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रति वर्ष भारत से बाहर चला जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में आधिकारिक तौर पर बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था और उस समय कांग्रेस ने घोषणा की कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों को निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि ये राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही उन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी थी। दादा भाई नौरोजी, जो कि 1825 से 1917 तक ने 1865 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? तो लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन दादा भाई नौरोजी ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ किया था 1865 में, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर 1892 में, ये इम्पोर्टेंट है फैक्ट, 1892 में
लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं PYQ सॉल्व करने में। चलो, भारत ने उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधि या निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो संगठक थी इसमें कौन सी, बताइए। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही, ये थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी थी, अभी हमने पढ़ा। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 1 और 2। देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा होगा 1 और 2। ठीक है। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत सरकार के गृह शुल्कों से तात्पर्य इंग्लैंड स्थित राज्य सचिव द्वारा भारत सरकार की ओर से किया गया व्यय था। इसमें शामिल थे भारतीय सार्वजनिक ऋण और रेलों पर लगाई गई पूंजी पर दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के कारण इंग्लैंड में दिए जाने वाले नागरिक सैनिक शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का सारा व्यय जो कि 1919 तक था, भारत सरकार के द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिए जाने वाले भत्ते और पेंशन, भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि गृह शुल्कों पर भारित नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो सका। नेक्स्ट, इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने, ये इंपॉर्टेंट है। और कब लागू किया था? तो इसने लागू किया था इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 में। 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था कॉर्नवालिस ने, और ये भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ था, जिसे क्या क्या बोलते थे? स्थायी बंदोबस्त बोलते थे। ठीक है, और बोलते थे जागीरदारी, इसका नाम जागीरदारी भी था, जागीरदारी, और इसको कहते थे बीसवेदारी, इसके ये अन्य नाम थे। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, जिसे इस्तेमारी भी कहते थे, जागीरदारी भी कहते थे और बीसवेदारी भी कहते थे। नेक्स्ट, और कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू की गई थी। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी के नाम से जाना जाता था। ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति या भद्र नवाब थे। नेक्स्ट, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। और कब प्रारंभ किया गया था? 1793 में प्रारंभ किया था। और इसके अन्य नाम हैं इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी। और ये कहाँ कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और यूपी के वाराणसी क्षेत्र तक ये फैला हुआ था। और इसमें कितना ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना हिस्सा था? तो 19% हिस्सा इसमें स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में शामिल था। और इसमें भूस्वामी कौन होते थे? तो इसमें भूस्वामी होते थे जमींदार। कौन होते थे? जमींदार होते थे, जिनको 10/11 भाग जो है वो कंपनी को देना होता था और 1/11 भाग खुद के लिए रखना होता था। ठीक, रिवाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं।
स्थायी बंदोबस्त किससे लिया गया है? तो स्थायी बंदोबस्त लिया गया है जमींदारों से, है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त लिया गया है जमींदारों से। और ये प्रथा कब आई? तो ये प्रथा आई 1793 में। किसके द्वारा लाई गई? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई। और इसको अन्य किस नामों से जानते हैं? तो इसको अन्य नामों से जानते हैं इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लागू हुई? तो ये बंगाल में लागू हुई, ठीक है, बंगाल में लागू हुई, बिहार में लागू हुई, उड़ीसा में लागू हुई और यूपी के वाराणसी क्षेत्र तक ये लागू हुई थी, जिसमें जमींदारों को 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था और 1/11 भाग स्वयं रखना होता था। नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। ठीक, ये आंसर है। और ये 1793 में कॉर्नवालिस के समय पर आया। इसमें जमींदार 10/11 भाग अंग्रेजों को देते थे, 1/11 भाग खुद रखते थे। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी क्षेत्र तक फैला था। और इसमें ब्रिटिश क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा ही शामिल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिवाइज करते हुए चलेंगे तो अभी का भी लर्न हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? तो अभी हमने पढ़ा कि कॉर्नवालिस ने। कब की थी? 1793 में। कहाँ की थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी में। और कितना प्रतिशत इसमें ब्रिटिश भारत का शामिल था? तो 19% हिस्सा ब्रिटिश भारत का शामिल था। जमींदार इसके स्वामी कौन होते थे? तो जमींदार होते थे। और कितना प्रतिशत हिस्सा देते थे ये अंग्रेजों को? तो ये देते थे 10/11%। और खुद कितना रखते थे? 1/11%। और इसको इस्तेमरारी, मालगुजारी, ठीक है, इस्तेमरारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, जागीरदारी आदि नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट, क्या हो गया? कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो 1793 में लागू किया गया, है ना। कहाँ कहाँ लागू किया गया? तो ये लागू किया गया आपका बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, यूपी के वाराणसी क्षेत्र में लागू किया गया था। और इसमें 19% हिस्सा आपका शामिल था। कितना परसेंट? 19% हिस्सा। जमींदार अंग्रेजों को कितना देते थे? 10/11% देते थे। और खुद कितना रखते थे? 1/11% रखते थे। नेक्स्ट, 1793 में कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, कोई भी इसमें सही नहीं है, ये सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। तो नीचे हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया, जब तक कि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते थे। लेकिन जमींदारी का भूक्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, परती आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी अधिक वादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो विकल्प आपका यहाँ पे डी से होगा। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया था। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके तहत जमींदार जिन्हें भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, वो अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था और शेष हिस्सा कंपनी के पास जमा करना होता था। जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान वसूल करते थे और समय से लगान ना देने वाले काश्तकारों से जमीन भी वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह जमींदारों की दया पर निर्भर होता था। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था तथा इस कारण बहुत से मामलों में पट्टे जारी नहीं किए जाते थे। इसी के फलस्वरूप 1859 में रेंट अधिनियम, ठीक है, 1859 में रेंट अधिनियम यानी कि रेंट एक्ट पारित होने के 3 दशक पहले कुछ जिलों में और बंगाल बिहार सीमा के संथाल क्षेत्र के किसानों ने अपने परंपरागत अधिकारों की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। क्या कारण था?
तो कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी। ठीक है, ये देखो, है ना, इसके समय में शुरुआत में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में ये लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था 1885 में। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। ये समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम, ठीक है, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया। किसने लागू किया? बंगाल सरकार ने लागू किया। कहाँ लागू किया? बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे? तो थे इसमें आपका अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो, ये दोनों थे। रैयतवाड़ी, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई थी। ठीक है, ये दूसरी व्यवस्था थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त और दूसरी थी रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 मैल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र के मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से और पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में ये व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, ये व्यवस्था 51% क्षेत्र में लागू थी और स्थायी बंदोबस्त कितने में लागू था? 19% क्षेत्र पे लागू था। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को की भूमि का मालिकाना हक दिया गया। ठीक है, इसमें भूमि का मालिकाना हक किसे मिला था? तो रैयतों को मिला था, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से यानी कि सीधे या फिर व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी था। 1836 के बाद विनगेट और गोल्डस्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई कहाँ पर? तो देखिए, स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल में शुरू किया गया था, है, और रैयतवाड़ी भी आपका बंगाल में शुरू किया गया। तो बंगाल और कहाँ शुरू किया गया? और शुरू किया गया मद्रास में। तो बंगाल तो ऑप्शन में है ही, इसके साथ साथ मद्रास में भी ये व्यवस्था शुरू की गई। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अच्छा, इसका डिस्क्रिप्शन सेम है ऊपर वाला। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है, तो कौन सी बंदोबस्त से संबद्ध है टॉमस मुनरो? तो टॉमस मुनरो संबंधित है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ठीक है, टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले तमिलनाडु के 12 माल क्षेत्र में 1792 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ये प्रचलित था पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ये भू राजस्व रैयतवाड़ी व्यवस्था आपकी प्रचलित थी। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे टॉमस मुनरो। ठीक, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने।
अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम प्रारंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में। ठीक है, कब प्रारंभ की थी? तो 1820 में प्रारंभ की थी। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है कि किसानों के द्वारा इसमें लगान सीधे सरकार को ही दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। ये भी सही है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी सही है, ये सारी चीज़ें करी जाती थी। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों और बड़े बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था। भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह व्यवस्था कहलाती है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, और ये कब शुरू की गई? ये 1820 में सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने भारत के कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है, और इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। इसमें सही उत्तर है आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। ये व्यवस्थाएं थी आपकी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी पद्धति। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी और इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अब आते हैं रैयतवाड़ी पे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लगभग 51% हिस्से में शामिल थी और मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और आधुनिक कर्नाटक या कुर्ग का एक भाग में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्से पर थी। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज था रैयतवाड़ी व्यवस्था का। ठीक है, और सबसे कम परसेंटेज था स्थायी बंदोबस्त का। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ परिवर्तनों के साथ आपकी महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। कब पारित किया गया? 1900 में पारित किया गया। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के साथ पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नज़ीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। नेक्स्ट है, सुमेल करना है हमको। जजमानी, बाराबलूट, मिरासी, अडाडे। तो इसका हमें मिलान करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मिलाना भी मुझे भी लर्न नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही पढ़ रही हूँ। तो जजमानी जो है ये उत्तर भारत में है, बाराबलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में और अडाडे आपका कर्नाटक में है।
ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये व्यय होता था 40% हिस्सा। कितना प्रतिशत हिस्सा व्यय होता था? तो 40% हिस्सा व्यय होता था। यद्यपि कि इस तरह के प्रश्न का उत्तर विवादित होता है, तथापि कई स्रोत ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% हिस्सा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? इसको हम पढ़ते हैं ध्यान से कि किस कथन में आती है। अरे, तो इसका सही आंसर होगा बी। धन के बहिर्गमन या अपवाह की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन संपत्ति और मंगल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था, जिसके बदले में भारत को उसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक और भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। अपवाह सिद्धांत के तहत इसी अप्रतिफलित निर्यात पर बल दिया गया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स ऑफ मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकास के सिद्धांत क्या हुआ? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो इसका आंसर है, तो हटाओ, चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, तीनों ही थे। नेक्स्ट, कौन दादा भाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? तो वो थे सर सैयद अहमद खां। ठीक है। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी आपकी 1901 में। नेक्स्ट, लंदन के एस ओनेस्टन प्रकाशन द्वारा। ठीक है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अमृत कुमार, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने, मैं भूल गई, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ठीक है, इसका ऑप्शन पढ़ने लग गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। तो वो थे उदारवादी दल पे। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। नेक्स्ट, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ए। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ये विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप में सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है,
तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया और वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे। किंतु अब इस देश में विदेशी सूती कपड़ों की मानो बाढ़ आ गई है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो अग्रदूत माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। इसका हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं सीधे। औरंग फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। ठीक है, औरंग फारसी शब्द है, इसका अर्थ है गोदाम। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप्स के लिए भी किया जाता था। बेनियान बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। मिराशी अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था उत्तराधिकार। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार के द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करना। नेक्स्ट, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ये करता है भारतीय दस्तकारी उद्योग जो हैं वो नष्ट हो गए थे उस समय तक। अब आ जाएगा नेक्स्ट 1857 की क्रांति जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आप और किस चीज़ की पूर्वालोकन में सीरीज़ चाहते हैं वो भी मुझे बताइए कि आप किस सब्जेक्ट से पूर्वालोकन सीरीज़ मुझसे चाहते हैं। थैंक यू।